नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आज के प्रोग्राम सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे राज ठाकरे की। कई दिनों से आप सभी देख रहे हैं कि मुद्दा जो है कहीं ना कहीं लाउड स्पीकर का शांत हो गया है। जहां लगातार महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर से एक बड़ा बवाल की शुरुआत हो चुकी थी, वहीं आज राज ठाकरे का लाउड स्पीकर को लेकर फिर से एक बड़ा बयान आया है। और काफी समय जब इस मुद्दे को हो गया है तो आज फिर से राज ठाकरे जो है इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लाउड स्पीकर को लेकर बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। लेकिन थोड़े समय पहले ही आज और कल की ही बात करें तो राज ठाकरे की बीमारी को लेकर भी कई खुलासे हो रहे हैं, कई ऐसी चीजें हैं राज ठाकरे को लेकर सामने आ रही है। लेकिन उसी बीच वो फिर से मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मुद्दे को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि लाउड स्पीकर जो है अभी पूरी तरीके से मुद्दा रुका नहीं है, लेकिन आज हम इसको पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश करेंगे। लोगों तक पत्र पहुंचाने की बात कही है, इस लाउड स्पीकर के मुद्दे को लेकर बड़ी बड़ी बातें बोली हैं। तो उसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी अंजलि। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। अंजलि, सबसे पहला सवाल हमारा आपसे यही रहेगा, जिस तरह से राज ठाकरे को आपने देखा कितने सबसे पहले एक बयान दे देते हैं, भड़काऊ बयान दे देते हैं, उसके बाद जो है पूरी बवाल जो है महाराष्ट्र में शुरू हो गया। लेकिन जिस तरह से आज फिर से राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर को लेके बयान दिया, कहा और हम इसके लिए बड़ी मुहिम भी चलाएंगे और काफी चीजें जो है वो करेंगे, तो मतलब एक तरीके से ये दिखाई दे रहा है कि राज ठाकरे जो है वो फिर से इस तरह की जो एक विवाद हुआ था वो शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। जी देखिए, फिलहाल तो राज ठाकरे के हालात थोड़े से नाजुक हैं। अस्पताल में वो एडमिट हैं, कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और डॉक्टर्स ने भी उनकी हालत फिलहाल थोड़ी सी गंभीर बताई है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से राज ठाकरे अस्पताल से भी नहीं मान रहे हैं, अस्पताल से भी वो ऐसे विवादित बयान कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं कि अभी तक ये जो हनुमान चालीसा का विवाद है जिंदा रहना चाहिए और अभी तक मैं इसके समर्थन में हूं कि लाउड स्पीकर्स को बैन कराना चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखिए, चुनाव तो है ही और चुनाव में ही यहाँ पर जो नेता हैं वो अपनी अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में राज ठाकरे कैसे पीछे हट सकते हैं? राज ठाकरे भले ही अस्पताल में एडमिट हो, लेकिन वो चाहते हैं कि चुनाव में वो अपना जो पैर है वो पसारते नजर आए और इसलिए ही वो अभी तक इस विवाद को जो है थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, थामने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार इस विवाद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, हनुमान चालीसा का विवाद आप सभी को पता है कि इस तरीके से उन्हीं के एक स्टेटमेंट से ये चीजें आगे बढ़ती है। नवनीत राणा जब उस पर एक स्टेटमेंट कर देती है, मातोश्री के आगे हनुमान चालीसा का पाठ करने की मांग करती हैं, तो उन पर देशद्रोह का केस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आड़ में छुपे रहते हैं राज ठाकरे और अभी तक आड़ में ही छुपे हैं और अभी भी जो है अस्पताल से ये चीजें नहीं थम रही हैं, अस्पताल से भी वो लगातार तंज कस रहे हैं। क्योंकि देखिए, रोटियां इसी चीज पर अब महाराष्ट्र की सिक रही हैं, एक लाउड स्पीकर विवाद पर, जो कि नवनीत राणा भी लगातार इसी चीज को कर रही हैं और यहाँ पर राज ठाकरे भी यही पैंतरा आजमा रहे हैं। बिल्कुल यही पैंतरा आजमा रहे हैं और इससे समझ आ रहा है कि चुनाव में फिर से अपने पैर पसारने की कोशिश की जा रही है। आप देख रही है कि हनुमान चालीसा का विवाद भी चला था, लेकिन कहीं ना कहीं नवनीत राणा जो है 2-3 दिन से शांत दिख रही हैं। क्या इसके पीछे भी बड़ी रणनीति तैयारी करने की कोशिश नवनीत राणा कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए तैयारियों में वो ज़रूर जुटी हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो वापस अपने शहर आती हैं, अमरावती जाती हैं, उनका दूधाभिषेक किया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है और जिस तरीके से वहाँ के लोगों का उन्हें समर्थन मिल रहा है, महाराष्ट्र में भी कई लोगों का उन्हें समर्थन मिल रहा है, अपने जहाँ से वो सांसद है वहाँ के लोगों का समर्थन मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं नवनीत राणा भी ये सोच रही हैं कि जब इतने लोगों का उन्हें समर्थन मिल रहा है तो चुनावों में वो क्यों ना अपनी रोटियां सेके, वो क्यों ना यहाँ पर अपना परचम लहराने का काम करे। तो कहीं ना कहीं नवनीत राणा भी जो है एक नई रणनीति के साथ सामने निकल कर आने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से हनुमान चालीसा को उन्होंने एक मुद्दा बना ही रखा है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे महाराष्ट्र हो, वो हर जगह हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात करती हैं। सीपी में आपने देखा, उसके बाद महाराष्ट्र के नागपुर में आपने देखा किस तरीके से वो महाआरती करवाती हैं और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ती है। तो कहीं ना कहीं राज ठाकरे और नवनीत राणा की जो रणनीति है कहीं ना कहीं एक दूसरे से मेल खाती हैं। लेकिन यहाँ पर मुद्दा यही है कि ठाकरे परिवार से राज ठाकरे हैं तो कहीं ना कहीं नवनीत राणा की निंदा जरूर कर रहे हैं, तो मिलने का तो अभी इनका सवाल नहीं उठ रहा है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि सेम रणनीतियों के साथ वो दोनों उतर कर आ रहे हैं और नवनीत राणा भी अभी फिलहाल रणनीतियों में भी बिजी है और रणनीति जो है लगातार बरकरार है, आपसी रणनीति शुरू हो गई है। राज ठाकरे की अपनी रणनीति चुनावों को लेकर है, तो वहीं नवनीत राणा की अपनी रणनीति चुनावों को लेकर है, अपनी लाइमलाइट में आने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन जब महाराष्ट्र में नवनीत राणा इस तरह की रणनीति खेलती है या फिर इस तरह का कदम कोई उठाती है, तो तुरंत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है और हाल ही में फिर से उन पर 3-4 मुकदमे जो है वो दर्ज हो गए हैं। लेकिन जिस तरह से राज ठाकरे ने फिर से बड़ा बयान दे दिया है लाउड स्पीकर को
लेकर ना पहले उन पर जो है मुकदमा दर्ज हुआ, अब भी दिख रहा है कि होगा नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात यही है कि भड़काऊ बयान जो देता है, नवनीत राणा हो तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा, वहीं राज ठाकरे हो तो कुछ मुकदमा नहीं होता। क्यों इतने डिफरेंसेस वहां हो रहे हैं? देखिए, अगर राज ठाकरे की आप बात करेंगे तो आप सभी जानते हैं ठाकरे परिवार से हैं। वो उद्धव ठाकरे के कहीं ना कहीं चचेरे भाई ही सही, लेकिन भाई जरूर है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए परिवारवाद हर राज्य में चल रहा है, हर पार्टी में चल रहा है। तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कैसे पीछे हट जाएंगे? देखिए, उद्धव ठाकरे ने नवनीत राणा के खिलाफ जल्दी से एक्शन ले लिया, लेकिन वहीं राज ठाकरे के ऊपर एक्शन लेने से पहले वो 100 दफा सोचते नजर आए। उनको जेल भी नहीं भेजा, हालांकि ये मांग भी की गई थी जनता की तरफ से या फिर और समर्थकों की तरफ से कि उन पर भी देशद्रोह का केस लगना चाहिए, उनको भी जेल होनी चाहिए जिस तरीके से नवनीत राणा को हुई। देखिए, नवनीत राणा उस वक्त एक कमजोर चेहरा नजर आ रही थी, जिस पर उद्धव ठाकरे ने अपना जो है दम दिखाया और इस तरीके से नई रणनीतियां पेश की और यहाँ पर उनको जेल में डाल दिया। उनके पति रवि राणा को भी डाल दिया। 11 से 12 दिन तक वो जेल में रहे। उसके बाद उनको बेल मिली है, शर्तों के बिना पर जरूर मिली, लेकिन मिली है। लेकिन उसके बाद भी वही चीज वो दोहरा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, हर पार्टी को अगर आप देखेंगे, हर एक नेता को देखेंगे, तो इस चुनावी मैदान में अलग अलग नेता जो हैं अपनी रणनीतियों के साथ आ रहे हैं। और राज ठाकरे का तो मैं यही कहूंगी, देखिए परिवारवाद है और परिवारवाद के चक्कर में ही जो ये पार्टियां हैं वो धुलती जा रही हैं और पार्टियों का जो अस्तित्व है वो खत्म होता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को देखिए परिवारवाद के चक्कर में ही अब कहीं ना कहीं विलुप्त होती नजर आ रही है। और अगर जहां पर एक तरफ ये दोनों भाई दुश्मनी दिखाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आज भी उन दोनों में प्यार जरूर है, इसलिए उद्धव ठाकरे एक्शन लेते नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन इससे हमें ये चीज साफ तौर पर नजर आ रही है कि परिवारवाद जो है वो आज भी हर पार्टी में चलता है। उस परिवारवाद की वजह से उस पार्टी के जो लीडर्स हैं वो पिसते हैं बुरी तरीके से। उनको कोई पद हो, कोई जिम्मेदारी हो, उनको कोई नाम हो, वो नहीं मिल पाता और इसी के साथ जनता भी पिसती हुई साफ दिखाई दे रही है। लगातार जिस तरह से राज ठाकरे के बारे में हमने जाना कि राज ठाकरे जो है किस तरह से रणनीति खेलने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, अस्पताल में भर्ती है, लेकिन लगातार भड़काऊ बयान दे रहे हैं। अब फिर से उन्होंने जो है नई मुहिम चलाने की कोशिश की है, बड़ा संगठन करने की जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर भी अब जो है बड़ा एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये भी एक बड़ी हिंसा की जड़ बन सके। वहीं राज ठाकरे को रोकने के लिए, उनके इस तरह के बयान और इस तरह के एक्शन को रोकने के लिए जल्द इस पर एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना महाराष्ट्र में जो चीजें कई महीनों से देखने को मिल रही हैं वो आगे फिर से शुरू हो सकती हैं। लगातार ऐसे अपडेट्स आप तक लाते रहेंगे, उसके लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।